नो न्यूज ओनली व्यूज। शब्दों का एक संसार होता है, संवेदनाओं की एक धरती होती है और विचारों का एक बहुत बड़ा कैनवास होता है, जहाँ कहीं न कहीं साहित्य अपने तरह से समय को दर्ज करता है। हमारे साथ हैं जाने माने कथाकार राजेंद्र दानी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। दानी जी, जो मुद्दे की बात आती है वो ये है, साहित्य के क्षेत्र में इस तरह की स्थितियां हैं। आपके लगभग 15 कहानी संग्रह आ चुके हैं, 2 उपन्यास भी आए हैं। आज जो साहित्य की स्थिति है वर्तमान में, वो क्या है? देखिए, कई अर्थों में बहुत अच्छी भी है और कई अर्थों में खराब भी है। जो लेखन आज से 40 साल पहले था, वो अब विपुल हो गया है। एक दौर में, मतलब 4 दशक पहले, गिने चुने लेखक थे। अब बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि लेखकों की संख्या बढ़ी है और कई गुना बढ़ी है। शिकायतें तो लोगों की हैं कि पढ़ा नहीं जाता और किताबें बिक नहीं रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले कई दशकों में बड़े बड़े प्रकाशक हमारे सामने हैं। और मैं खुद अनुभव करता हूं कि हर कुछ दिन में मेरे पास किताबें हैं, चूंकि मैं एक पत्रिका का संपादन करता हूं, इसलिए हर कुछ दिन में मेरे पास किताबें आती रहती। तो किताबों की संख्या बढ़ी है। तो बढ़ी है तो उसका अर्थ ये है कि पाठक भी बढ़े हैं। तो इसलिए, हाँ, ये जरूर कहूंगा कि पिछले अनेक वर्षों में बहुत तेजी से मूल्यों का ह्रास हुआ है। परंपराच्युत हुए हैं नए लेखक। वो नहीं जानते। अगर कोई कहानीकार से मैं कहूं कि आपने सपरे की पहली कहानी, जो मध्य प्रदेश में ही उस दौर में जब छत्तीसगढ़ नहीं था तब पहली कहानी लिखी गई थी, और क्या आपने उसको पढ़ा, और उसके बाद जो सबसे बड़े लेखक हुए प्रेमचंद, उनकी कहानियों से बढ़ते बढ़ते आज तक की कहानियों का क्या अध्ययन, बहुत छुटपुट ढंग से ये क्या किया है आपने। तो ऐसे कम, बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ऐसे कम लेखक मिलते हैं जो परंपरा को पहचानते हो। इसलिए परंपराच्युत होते भी जाते हैं और नए नए प्रयोग सामने आते हैं। अगर हम कविता के संदर्भ में बात करें, तो छायावाद युगीन रचनाओं के बाद छंदबद्ध कविताओं को तोड़कर मुक्त छंद में कविताएं निराला ने लिखना शुरू की। ये हमारा एक निकट का इतिहास है। लेकिन अब ये जो विकास है कविता का, ये आज गद्य कविताओं तक पहुंच गया है। या कहानी निबंधात्मक हो गई है, या कहानी संस्मरणात्मक हो गई है, या कहानी यात्रा वृतांत की तरह हो गई है। अब ये मतलब ये भविष्य में रेखांकित होगा कि ये जो परिवर्तन हुए हैं गद्य और पद्य में, ये किस तरह से स्वीकृत हो रहे हैं, और क्या उनमें वो रस है जो पहले के गद्य में था या पहले के पद्य में था। तो अभी निर्णायक स्थिति में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक विकास क्रम तो दोनों ही विधा में चल रहा है। रानी जी, आपने कथाकार के तौर पे ज्ञान रंजन के बहुत करीब आपने महसूस किया है। ज्ञान जी का एक पहल की पत्रिका भी निकली, आप भी अनवितित एक पत्रिका निकाल रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं का जो एक पहले प्रचलन था, जिस तरीके से चल रही थी, बहुत सी पत्रिकाएं बंद हो गई। पहल भी लगभग लगभग बंद जैसी स्थिति में आ गई। आखिर पहल जैसी पत्रिका का बंद हो जाना क्या लगता है आपको? नहीं, पहल जैसी पत्रिका का बंद हो जाना बहुत स्पष्ट इसलिए है कि अगर पहल के आखिरी अंक का संपादकीय आप पढ़ें, ज्ञानरंजन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई आर्थिक या वित्तीय संकट की वजह से वो नहीं बंद कर रहे हैं। वो एक लेखक की, एक संपादक की अंततः एक थकान तो होती है,
और उसको समेटना पड़ता है। अब दिक्कत ये थी कि लोग चाहते थे कि अगर ज्ञानरंजन पहल को छोड़ रहे हैं तो वो पहल किसी को दे दें। दबाव भी था उनके ऊपर, काफी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ज्ञानरंजन ने निजी तौर पर उसको बंद करना ही मुनासिब समझा। तो ये उनकी निजी अपनी घटना है कि उसको बंद होना पड़ा। एक दौर में जब पहले दौर में निकलने के बाद जब पहल बंद हुई थी, तब ज्ञानरंजन ने अपनी संपादकी में लिखा था कि इस समय रचनाओं का संकट है। अब इस बात को गुजरे लगभग 20 वर्ष हो गए। तो इस 20 वर्षों में जो पहले 10 वर्ष पहले ज्ञानरंजन ने पहल को पुनः संपादन शुरू किया, निकालना शुरू किया, तो निश्चित रूप से कुछ तो स्थितियां रचनात्मकता में बदली होंगी और सकारात्मक हुई होंगी, इसीलिए ज्ञानरंजन ने उसको फिर से शुरू। निश्चित है, पत्र पत्रिकाओं का एक अपना संसार होता है, लेखक की एक अपनी मौलिक एक विचार होते हैं जो कि वो चाहता है कि समाज में उस तरह से एक बात लोगों तक पहुँचे, कहानी के जरिए, कविता के जरिए, संस्मरणों के जरिए, बहुत कुछ है। हिंदी साहित्य की जो स्थितियां हैं जिन पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं, और हिंदी साहित्य में खासकर कथा साहित्य को लेके अभी जो प्रयोग हुए हैं, जिस तरह से एक खास विचारधारा जो है वो अपने तरीके से समाज में फैलाए जाने की स्थिति आ रही, तो इसके संकट क्या है? देखिए कि ये जो वर्तमान सत्ता है, अगर आप महसूस करते हो, दूसरे लोग भी महसूस करते हैं, लिखते भी हैं, वामपंथी लेखकों ने बहुत आक्रामक तरीके से लिखा है। हमारे समय के प्रमुख आलोचक और अशोक वाजपेयी जो हैं वो प्रमुख आलोचक और कवि हैं, उन्होंने भी अपने कई वक्तव्यों में और अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया है कि जो सत्ता है, वर्तमान सत्ता जो है, वो चाहती ही नहीं कि लोग लिखे पढ़े। अब देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि मैं पिछले 2 वर्षों से पत्रिका निकाल रहा हूँ। अब जो पिछला अंक था मेरा, मतलब उसको जब मैं पोस्ट करने पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो एक प्रति मेरी पहले 22 रुपए में चली जाती थी रजिस्टर पोस्ट से, अब वो मुझे 35 रुपए में भेजी। तो मेरे सामने 12-13 रुपया प्रति अंक का संकट खड़ा हो गया है। अब इसको मैनेज करना बहुत कठिन है मेरे लिए, लेकिन तब भी मैं कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि सहयोगी हैं, सहयोगी बढ़े हैं, पत्रिका के प्रति लोगों की रुचियां बढ़ी हैं, और मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई वित्तीय घाटे में इसको निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा मुनाफा इस पत्रिका से नहीं होता कि मैं अगले अंक की कल्पना कर सकूं। अगले अंक आते आते भरपाई होती है, लेकिन संकट बना रहता है अगले अंक के लिए। अनविति का प्रकाशन आपने कब से शुरू किया? इसको 2.5 साल हो रहे हैं और 9 अंक निकल चुके हैं। त्रैमासिक मैंने पीरियोडिसिटी उसकी नहीं लिखी है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी कराया नहीं मैंने, तो पीरियोडिसिटी नहीं लिखी है, लेकिन मैं 3 महीने में एक अंक निकाल लेता हूँ। अभी नए कथाकार, नए कवि, ये सब आप उनको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जिस तरह से एक आक्रोश आ रहा है कहीं ना कहीं युवाओं की कहानियों में, कविताओं में एक तरह का आक्रोश है, वो आक्रोश आने वाले समय के क्या संकेत देता है? नहीं, देखिए, आक्रोश एक दौर में लक्षित था। अब स्थितियां और संदेह, खासतौर से संदेह कहूंगा, इतना अधिक है पर्यावरण, तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पर्यावरण को देखते हुए इतने ज्यादा संदेह हैं कि
जो आक्रोश है वो लक्षित नहीं है, वो भटका हुआ है। गुस्सा है, लेकिन किसके प्रति गुस्सा है? जिसके प्रति गुस्सा है वो मूर्त नहीं है, अमूर्त है। हमारे एक कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आदमी गुस्से में है, हाँ, पर उसके सामने अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो ऐसे गुस्से का कोई कोई अर्थ नहीं अर्थ है। नहीं निकलता है। अनविति पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है लगातार, और एक साहित्य के क्षेत्र में अनविति ने एक अपनी पहचान भी बनाई है। अभी 28 और 29 जून को आपका एक वार्षिक कार्यक्रम भी है। एक और आखिरी चलते चलते सवाल, जी। जब आपातकाल आया था, आपने भी देखा होगा, हम्म, आपातकाल के दौर में जो साहित्य रचा गया, जी। जिस तरीके से क्रांतिकारी एक प्रगतिशील मूवमेंट सामने आ गया था, हम्म। आज वो मूवमेंट कहीं न कहीं रुका हुआ है। देखिए कि भारतीय साम्यवादी पार्टियों ने आपातकाल का समर्थन किया था, और वो उनकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, जिसको बहुत फुसफुसाते हुए बाद में स्वीकृत किया गया। हमारे वामपंथी लेखकों ने भी स्वीकार किया, और वामपंथी नेताओं ने भी उसको स्वीकार किया कि यह हमारी चूक थी। अब अगर मार्क्सवाद की तरफ आप जाइएगा तो देखिएगा कि एक टर्म है इंपोर्ट ऑफ रिवोल्यूशन। अगर आप याद करें इंपोर्ट ऑफ रिवोल्यूशन, मैं आपको कोशिश करूंगा कि समझाऊं कि हमारे शहर में, देश भर में, आप भी महसूस करते रहे होंगे और देखा भी होगा आपने, बड़े बड़े होर्डिंग्स कांग्रेस पार्टी ने लिए, और उन पर उनके स्लोगन चलते थे। लिखा होता था, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। अब ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स जो है मनोवैज्ञानिक रूप से जनता को अनुशासित करने की एक तरकीब जैसे है, और ये तरकीब उस दौर की सत्ता के निहित स्वार्थों की तहत थी, इसलिए वह असफल रही। अच्छा, फिर क्या है कि मार्क्सवाद ये कहता है कि अगर उसको कहीं लागू करना है तो उसकी समूची मतलब समूची जमीन को समझना जरूरी है, और उसमें प्रकृति से लेकर मनुष्य वृत्ति तक और विचारधाराओं तक और हमारी जो स्पिरिचुअल थिंकिंग तक और हमारी मान्यताओं तक, उस समाज की क्या मान्यता है, वो समाज किस तरह से जी रहा है, वो समाज धार्मिक है कि नास्तिक है, ये सब जब तक बहुत सूक्ष्मता से अन्वेषित नहीं होंगे तब तक कहीं इस तरह से लागू, एक लंबा दौर उसके लिए चाहिए। एक आंदोलन खड़े करने के लिए शताब्दियां भी कम होती हैं, आप जानते होंगे। तो ये सब हुआ उस दौर में, और आज आज उसकी निंदा करते हुए काफी लाभ भी लोगों को हो रहे हैं, और उसका और लाभ उठाना चाहते हैं लोग उसका। तो ये एक ऐतिहासिक भूल थी। अच्छा, कांग्रेस का जो अभी रूप है वो अंततः कहीं ना कहीं उस भूल से परिचालित आज भी हो रहा है। बिखर गई है कांग्रेस, उस तरह से है नहीं। अब कहा नहीं जा सकता कि भविष्य में क्या होगा और कब कैसे परिवर्तन आएगा, लेकिन ये तो हुआ ही इमरजेंसी। साहित्य में राजनीतिक स्थितियों का कहीं न कहीं समावेश आ जाता है। कहानियों में पात्रों के जरिए एक कथाकार उस समय के परिवेश को, उस समय की राजनीतिक उथल पुथल को अपनी कहानियों में जगह देता है। अभी भी ऐसी ही स्थितियां होंगी। अयोध्या का मामला आया, वो भी कहानी कविताओं में आया, और साहित्य के क्षेत्र में उसकी भी लोगों ने प्रयोग किए। और एक तरह से देखा जाए, जहाँ इतिहासकार कुछ घटनाओं को छुपा देता है,
उन्हें साहित्यकार अपनी कहानी, अपनी कविताओं में व्यक्त कर जी देता है। जी जी जी। निश्चित तौर पर समाज का दर्पण जिस तरीके से बोला जाता है साहित्य को, मुझे लगता है कि साहित्य अपना काम भले ही धीमे धीमे करे, पर अपने समय को लिखता चला जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, समय को तो लिखता ही है। अब उन अपभ्रंशों को समझना जरूरी है कि जो समकालीन जीवन, समकालीन राजनीति, समकालीन सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियों पर जो लोग लिख रहे हैं और उनको सृजनात्मक रूप देकर लिख रहे हैं, उनमें जो अपभ्रंश है उनको भी समझना जरूरी है। और मतलब एक निराशाजनक स्थिति ये है कि एक दौर में नामवर सिंह हुए जो आलोचना के दिग्गज हुए, रामविलास शर्मा हुए, ऐसे लोग हुए, नवीन जी हुए, ऐसे लोग हुए जो रचना के अर्थ को भली भांति समझते हुए संप्रेषित करते थे उन पाठकों को जो रचना के मर्म को ढूंढना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। अब वो दौर चुक गया। अब ऐसी प्रतिभाएं कम हो गई हैं। कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जो भविष्य के लिए हमारे एक एसेट की तरह होंगी, जिनको देखकर ऐसा लगता है। तो निराशा किसी तरह की नहीं है, एक संक्रांति है जिसमें बहुत सारी चीजें डल हैं, बहुत सारी चीजों का ग्राफिक बहुत नीचे चला गया है, लेकिन उस ग्राफिक में स्पंदन अभी भी है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम आशा करते हैं कि वो ग्राफिक ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और इसी उद्देश्य से हम अपने काम करते रहते हैं, जो हमें लगता है, जो हमारी समझ में आता है, जो जो हमारी बुद्धि विश्लेषित करके हमको बताती है, वो काम हम करते रहते हैं। वो काम हमारा इन आयोजनों में भी है, वो काम हमारा इस पत्रिका में भी है और हमारे लेखन में भी है। दोस्तों, संभावनाओं के आकाश में बहुत कुछ होने की स्थितियां हैं, वो अभी धुंधला नहीं हुआ है। उसमें अभी बादलों की ओट में भले ही सूरज हो, लेकिन एक उजास की उम्मीदें बनी हुई हैं। और जैसा कि कथाकार राजेंद्र रानी जी से जो बात हुई है, उसमें हम एक और बात आपको बता दें कि जबलपुर शहर साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत समृद्ध है। यहाँ पर परसाई, यहाँ पर रामेश्वर शुक्ल अंचल, ज्ञान रंजन, मुक्तिबोध जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इन सब के बीच से यहाँ गोष्ठियों का एक दौर चलता था। फिलहाल वो दौर कहीं सिमट गया है, पर निष्कर्ष यही है कि लोग अभी चुप नहीं हैं, लोग अपने तरह से काम करते हैं। साहित्य बुना जा रहा है, कहानियाँ लिखी जा रही हैं और कविताएं बोली जा रही हैं। दानी जी, आपने चर्चा की नो न्यूज ऑनली बेस से बहुत 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 धन्यवाद, आपको भी आभार। बहुत